नमस्कार दोस्तों, आज है 15 जुलाई और फ्रेंड्स स्पेशल करंट अफेयर्स में आपका स्वागत है। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हांगकांग चीन के लिए कैसा अक्षेत्र है? हाउ इज हांगकांग ए रीजन फॉर चाइना? तो हांगकांग चीन का एक विशेष प्रशासनिक अक्षेत्र है। हांगकांग इज ए स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन फॉर चाइना। यह बेसिक लॉ नामक एक मिनी संविधान द्वारा शासित है जो चीन की एक देश दो प्रणाली के सिद्धांत की पुष्टि करता है। ऑस्ट्रेलिया द्वारा 1993 में हांगकांग के साथ प्रत्यर्पण संधि लागू की गई थी। फ्रेंड्स, एक देश और दो प्रणाली। चाइना मानता है कि हांगकांग उसी का देश हमेशा से, लेकिन दोनों के अलग अलग हैं, सभी कार्य करने के जो सिस्टम है वो भी अलग है। और लेकिन चाइना हमेशा से हक जताता है हांगकांग के ऊपर, और उसी की वजह है कि आज हांगकांग एक ऐसी स्थिति में है जहाँ पर हर जगह लोग स्ट्राइक कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा उपद्रव हो रहा है इस टाइम हांगकांग के। प्रत्यर्पण कानून क्या होता है? व्हाट इज एक्स्ट्राडिशन लॉ? प्रत्यर्पण किसी देश द्वारा अपनाई जाने वाली औपचारिक प्रक्रिया है जो किसी व्यक्ति को किसी दूसरे देश में अभियोजन के लिए आत्मसमर्पण करने या प्रार्थी देश के अधिकार क्षेत्र में अपराध करने वाले व्यक्ति पर अभियोग चलाने की अनुमति प्रदान करती है। एक्स्ट्राडिशन इज ए फॉर्मल प्रोसीजर अडॉप्टेड बाय ए कंट्री दैट अलाउज ए पर्सन टू सरेंडर फॉर प्रोसिक्यूशन इन अनदर कंट्री और प्रोसिक्यूट ए person who has committed a crime in the jurisdiction of the applicant country। इस प्रकार की संधियों को आमतौर पर द्विपक्षीय या बहुपक्षीय संधि के माध्यम से लागू किया जाता है। भारत में जो प्रत्यर्पण कानून है, प्रत्यर्पण अधिनियम 1962 भारत में प्रत्यर्पण के लिए विधायी आधार प्रदान करता है। प्रत्यर्पण अधिनियम 1962 के निर्माण का उद्देश्य जो भगोड़े अपराधी प्रत्यर्पण से संबंधित कानून को मजबूत करना तथा उसमें संशोधन करना और इससे जुड़े मामलों या आकस्मिक मामलों से निपटना था। जिन देशों के साथ भारत ने प्रत्यर्पण संधि नहीं की है उनके साथ प्रत्यर्पण व्यवस्था का कानूनी आधार भारतीय प्रत्यर्पण अधिनियम 1962 की धारा 3 भाग 4 द्वारा प्रदान किया गया है। भारत की वर्तमान में 43 देशों के प्रत्यर्पण संधि है। 11 देशों के साथ प्रत्यर्पण व्यवस्था है, एक्स्ट्राडिशन अरेंजमेंट। वेतन संहिता अधिनियम 2019 किस मंत्रालय द्वारा लाया गया है? सैलरी कोड एक्ट 2019 हैज बीन ब्रॉट बाय विच मिनिस्ट्री? तो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा लाया गया वेतन संहिता अधिनियम 2019। वेतन संहिता अधिनियम 2019 सभी को न्यूनतम मजदूरी की गारंटी प्रदान करता है। यह अधिनियम परिभाषित करता है कि मजदूरी की गणना कैसे की जाए तथा सभी राज्यों के लिए एक समान मजदूरी भुगतान का निर्धारण किस प्रकार किया जाए। इस मसौदे के प्रकाशित होने की तिथि 7 जुलाई से 45 दिनों के अंदर विभिन्न पक्ष अपनी प्रतिक्रिया राय दे सकते हैं। संसद द्वारा इसे अगस्त 2019 में पारित किया गया था। इससे देश में लगभग 50 करोड़ कामगारों को लाभ मिलेगा। वेतन संहिता श्रम सुधारों का हिस्सा है और केंद्र सरकार द्वारा इस दिशा में उठाए गए कदम के तहत पहला कानून है। केंद्र सरकार 44 केंद्रीय श्रम कानूनों को 4 संहिता में समाहित करने की दिशा में कार्य कर रही है, जिनमें शामिल है मजदूरी संहिता, औद्योगिक संबंध, सामाजिक सुरक्षा, व्यावसायिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा संहिता। रिचार्जेबल बैटरी के निर्माण के लिए किस प्रकार के पदार्थ की आवश्यकता होती है? What type of material is required to manufacture a rechargeable battery? लिथियम, प्राकृतिक ग्रेफाइट और मैग्नीज। लिथियम, नेचुरल ग्रेफाइट एंड मैग्नीज, इन 3 चीज़ों की आवश्यकता होती है रिचार्जेबल बैटरी के निर्माण के लिए। भारत में जो मांग में वृद्धि हुई है, वैश्विक परिवहन के साधनों में इलेक्ट्रिक वाहनों की संख्या में वृद्धि से रिचार्जेबल बैटरी की मांग में भी काफ़ी इजाफा हुआ है। इलेक्ट्रिक वाहनों की संख्या 2018 में 65% की वृद्धि के साथ 5.1 मिलियन तक पहुंच गई है। 2030 तक इसकी
संख्या 23 मिलियन तक पहुंचने की संभावना व्यक्त की गई। कच्चे माल की मांग में वृद्धि, इलेक्ट्रिक वाहनों की बढ़ती संख्या के साथ रिचार्जेबल बैटरी और उनमें इस्तेमाल होने वाले कच्चे माल की मांग भी बढ़ गई। लिथियम आयन बैटरी के लिए उपयोगी कैथोड की बाजार हिस्सेदारी वर्ष 2018 तक $7 बिलियन थी, जो 2024 तक $58.8 बिलियन तक पहुंच सकती। आने वाले समय में रिचार्जेबल बैटरी बनाने के लिए उपयोग किए जाने वाले कच्चे माल की मांग तेजी से बढ़ेगी, क्योंकि ऊर्जा के अन्य स्रोत अब अधिक प्रतिस्पर्धी नहीं रहे। आजकल के इलेक्ट्रॉनिक सामानों में प्राय कौन सी बैटरी उपयोग की जाती है? Which battery are often used in today's electronic goods? तो लिथियम आयन बैटरी, क्योंकि इसका एक बैटरी बैकअप होता है, लंबे समय तक चलती है, मेंटेनेंस का भी कम खर्चा होता है, तो इस कारण लिथियम आयन बैटरी अब बहुत ज़्यादा उपयोग में लाई जा रही है। लिथियम आयन बैटरी एक प्रकार की रिचार्जेबल बैटरी है। लिथियम आयन बैटरी के धनावेश और ऋणावेश पर रासायनिक अभिक्रिया होती है। इस बैटरी का विद्युत अपघट्य इन विद्युत धारकों के बीच लिथियम आयनों के आवागमन के लिए माध्यम प्रदान करता है। यह सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा की एक निश्चित मात्रा को भंडारित करने में भी सक्षम है। इसके अलावा इसका सेल्फ डिस्चार्ज निकेल कैडमियम की तुलना में आधे से भी कम, जिससे लिथियम आयन आधुनिक ईंधन के अनुप्रयोगों हेतु अनुकूल है। फ्रेंड्स, अगर आपको एचएससी, बैंकिंग, आरआरबी या एसएससी किसी भी एग्जाम के लिए करंट अफेयर प्रिपेयर करनी है, तो आप हमारे प्लेटफॉर्म पर इजीली कर सकते हैं। भुवनेश्वर लैंड यूज इंटेलिजेंस सिस्टम क्या है? व्हाट इज भुवनेश्वर लैंड यूज इंटेलिजेंस सिस्टम? तो सभी सरकारी ज़मीनों के अतिक्रमण की निगरानी के लिए बनाया गया है भुवनेश्वर लैंड यूज इंटेलिजेंस सिस्टम, डिजाइन टू मॉनिटर द इंक्रोचमेंट ऑफ ऑल गवर्नमेंट लैंड्स। इस संबंध में राज्य सरकार द्वारा जारी एक आधिकारिक विज्ञप्ति के अनुसार इसका शुभारंभ किया गया। ओडिशा देश में पहला ऐसा राज्य बन गया है जिसने सार्वजनिक भूमि को अतिक्रमण से बचाने के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का दोहन किया है। सरकारी भूमि में अतिक्रमणों का पता लगाने के लिए दशकों से जिस प्रणाली का प्रयोग किया जा रहा है, उसमें पर्याप्त पारदर्शिता और जवाबदेही की कमी है, जिसके कारणवश ओडिशा की यह प्रणाली काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती है। यह प्रणाली राज्य सरकार को भूमि उपयोग में होने वाले बदलावों के बारे में सूचित करेगी। अनुसूचित जनजाति में किसे वर्गीकृत किया गया है? Who is classified in scheduled tribes? तो स्वतंत्रता के उपरांत 1950 में संविधान के अनुच्छेद 342 के अंगीकरण के बाद ब्रिटिश शासन के दौरान जनजातियों के रूप में चिन्हित व दर्ज समुदायों को अनुसूचित जनजाति के रूप में पुनः वर्गीकृत किया गया है। After the adoption of the Constitution, Article 342 in the year 1950, after independence, the communities marked and recorded as tribes during British rule were reclassified as scheduled tribes. जिन क्षेत्रों में अनुसूचित जनजातियां संख्यात्मक रूप से प्रभावी हैं, उनके लिए संविधान में 5वीं और 6ठी अनुसूचियों के रूप में 2 अलग अलग प्रशासनिक व्यवस्थाओं का प्रावधान किया गया है। संविधान के अंतर्गत 5वीं अनुसूची के क्षेत्र कौन से? What are the 5th scheduled areas under the Constitution? तो संविधान के अंतर्गत 5वीं अनुसूची के क्षेत्र ऐसे क्षेत्र हैं जिन्हें राष्ट्रपति आदेश द्वारा अनुसूचित क्षेत्र घोषित किया गया। 5th scheduled areas under the Constitution are such areas as the President may declare as scheduled area. 5वीं अनुसूची के प्रावधानों को पंचायतों के प्रावधान अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार अधिनियम 1996 के रूप में और विधिक व प्रशासनिक सुदृढ़ीकरण प्रदान किया गया है। 6ठी अनुसूची के क्षेत्र में कौन से आते हैं? What are the areas of the 6th schedule? कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जो पूर्ववर्ती असम और अन्य जनजातीय बहुल क्षेत्रों में भारत सरकार अधिनियम 1935 से पहले तक बाहर रखे गए थे तथा बाद में अलग राज्य बने।
there are some areas which were excluded in the erstwhile Assam and other tribal dominated areas before the Government of India Act 1935 and later become separate states. इन क्षेत्रों में यानी कि छठी अनुसूची को भारतीय संविधान के भाग 21 के तहत भी विशेष प्रावधान प्रदान की गई। अनुच्छेद 17 में भारतीय संविधान का अनुच्छेद 17 समाज में किसी भी तरह की अस्पृश्यता का निषेध करता है। अनुच्छेद 46 भारतीय संविधान के राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत अनुच्छेद 46 के तहत राज्य को यह आदेश दिया गया है कि वह अनुसूचित जाति, जनजाति तथा अन्य दुर्बल वर्गों की शिक्षा एवं उनके अर्थ संबंधी हितों की रक्षा करे। अनुसूचित जनजातियों के हितों की अधिक प्रभावी तरीके से रक्षा हो सके, इसके लिए 2003 में 89वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम के द्वारा पृथक राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की स्थापना भी की गई थी। शिक्षा सबसे अच्छी मित्र है। एक शिक्षित व्यक्ति हर जगह सम्मान पाता है। शिक्षा सौंदर्य और यौवन को प्राप्त कर देती है। शिक्षा सबसे अच्छी मित्र है। अगर आप ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं, आपको इतना पता होता है कि यह कार्य किस प्रकार होगा, तो फ्रेंड्स आपको किसी की आवश्यकता नहीं है। एक शिक्षित व्यक्ति हर जगह सम्मान पाता है, उसको सौंदर्य की जरूरत नहीं होती। फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।